आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आएगा और ये बोरिंग लगने लगेगा, साथ ही कन्फ्यूजिंग भी। तो फिर वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रीड करूँगी, उसके बाद में अच्छे से आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर फर्स्ट, मैटर एंड कंपोजिशन। You see various things around you. Some are big and some are small. Some are heavy and some are light. You can touch or feel all of them. You can do so because they are all made of matter. आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी, कुछ भारी होती है, कुछ हल्की। उन सभी को आप टच या फील कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आप तभी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर से बनी होती हैं। एयर टू इज़ मेड अप ऑफ मैटर. When you inflate a balloon, you trap air inside it. एयर भी मैटर से बनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, जिससे हमें पता चलता है एयर भी मैटर से बनी हुई है ना। मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर. कोई भी चीज़ जब जगह लेती है, जगह घेरती है और उसकी खुद की वेट होती है, तो उसे मैटर कहते हैं. द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, द एयर वी ब्रीथ एंड द क्लोथ्स वी वेयर आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर. जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं और जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, कपड़े हम पहनते हैं, वो सब मैटर से बनी होती हैं. A book, a pen, a chair and a table are also made up of matter. All of them occupy space and have mass. Book, pen, chair, table ये सब भी मैटर से बनी होती है, क्योंकि ये भी स्पेस लेती है और खुद की उनकी एक वेट होती है ना. That they occupy space is easy to understand. The space anything occupies is called its volume. जब कोई भी चीज़ जब वो लोग स्पेस ऑक्यूपाई करते तो ये बहुत आसान होता है समझने के लिए. जैसे कि अब डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जब कोई भी चीज़ जगह लेती है, जगह घेरती है, तो उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं. मान लीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल मैंने यहाँ पे रख दी और ये इतना स्पेस ले रहा और ये इसकी वॉल्यूम हो गई. स्पेस मतलब वॉल्यूम, वो कितना स्पेस, कितनी जगह घेर रहा है. The space a football occupies is greater than the space a tennis ball occupies. That is, the volume of a football is greater than that of a tennis ball. जो स्पेस फुटबॉल ले रही है वो टेनिस बॉल से ज़्यादा है, क्योंकि फुटबॉल बड़ी होती है और टेनिस बॉल छोटी सी. तो ऑब्वियसली फुटबॉल जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगी और टेनिस बॉल छोटी. इसीलिए जो फुटबॉल का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और टेनिस बॉल का कम, क्योंकि फुटबॉल बड़ी है, वो स्पेस ज़्यादा ले रही है, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ. और टेनिस बॉल छोटी है, वो स्पेस कम ले रही है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी छोटा हुआ. You can realize that something has mass when you lift or weigh it. आप कोई भी चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं जब आप उसको फील कर सकते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को उठाए. द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन इज कॉल्ड इट्स मास. जब कोई चीज़ कितना मैटर कंटेन कर रही है अपने अंदर, कितना क्वांटिटी उसके अंदर है, वो उसका वेट कहलाएगा. क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा वेट होगा, तो वो उसका मास या वेट कह सकते हैं. यहाँ पे मास लिखा हुआ है. As the mass increases, so does the weight. A full glass of water weighs more than half a glass. जैसे ही मास इंक्रीज़ होगा वैसे ही वेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मास और वेट तो एक ही होते हैं.
अब एक गिलास पानी आधे गिलास पानी से ज़्यादा भारी होगी, क्योंकि आधे गिलास पानी में तो सिर्फ आधा पानी भरा हुआ है और एक पूरी गिलास में पूरा गिलास भर के पानी भरा हुआ है। तो वेट ज़्यादा किसका होगा? अ फुल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। रिकॉल द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दैट एयर टू इज़ मेड अप ऑफ मैटर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसान कर दी कि एयर भी एक मैटर है। एक्टिविटी: इन्फ्लेट अ बैलून, इट बिकम्स बिगर बिकॉज द एयर ट्रैप इनसाइड इट्स ऑक्यूपाई स्पेस। आप एक बैलून को इन्फ्लेट करिए, फुलाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे फुलाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही बैलून बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर आ रही है, एयर ट्रैप हो रहा है, एयर घुस रहा है, हवा जा रही है, इसीलिए हवा ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। अब देखिए, नाउ प्रिपेयर अ वेइंग स्केल एज शोन इन फिगर 1.3. Tie two uninflated balloons at the two ends of the scale. They are equal in weight. Then inflate one of them and put it back in place. The inflated balloon is heavier than the uninflated one. This is because the air trapped in the balloon has mass. अब यहाँ पे कहा जा रहा है दूसरी एक्टिविटी कि आप एक स्केल लीजिए। स्केल को आप किसी धागे या किसी भी चीज़ से बांध दीजिए और उसको लटका दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके दो एंड पे दो बैलून लगा दीजिए, एक एंड पे इधर बैलून, एक एंड पे इधर बैलून, ठीक है। उनमें से एक को फुला दीजिए और फिर से वहीं पे चिपका दीजिए। फिर आप देखेंगे जो फुला हुआ बैलून है वो नीचे जा रहा होगा और जो दूसरा जो नहीं फुला हुआ है वो ऊपर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनइन्फ्लेटेड बैलून में एयर नहीं है और जब एयर अंदर प्रेजेंट होगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, इसीलिए वो नीचे जा रहा है। मतलब एयर के पास भी खुद की मास है। अब अल्टरनेटिवली you can balance two inflated balloons by adjusting their positions at the two ends of the ruler. Prick one of the balloon using a pen and watch. The inflated balloon is heavier than the deflated balloon. एक और वे है जिससे आप जान सकते हैं कि एयर के पास खुद की वेट होती है। आप स्केल ले लीजिए, उसको किसी चीज़ से कहीं बांध दीजिए और फिर उसके एंड पे एक एक बैलून लगा दीजिए। दोनों बैलून फुला होना चाहिए। उसके बाद उसमें से एक बैलून को आप फोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे जो फुला हुआ बैलून है वो फिर नीचे जा रहा होगा और जो आपने फोड़ा हुआ है वो ऊपर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि एयर के पास मास है। हाँ, हम एयर के मास को फील नहीं कर सकते हैं, बट एयर के पास मास है। वी कैन नॉट फील द एयर मास बट इट इज़। सो एयर के पास भी ये हो गया कंफर्म कि एयर के पास भी खुद की वेट है, उसका भी मास है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मैटर? यू नो दैट व्हेन heated, a cube of ice melts into water and water evaporates into water vapor. आप जानते हैं कि जब एक आइस क्यूब ले लीजिए और उसको आप मेल्ट करिए। जब वो मेल्ट होगी वाटर में, जब वो मेल्ट होगी तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी और फिर जो वाटर है जब वो इवेपोरेट्स हो जाएगा तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। On being cooled, the water vapor changes into water and the water ultimately becomes ice. फिर जब वाटर वेपर ठंडा होगा तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो वो फिर आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे तो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक आइस क्यूब लीजिए, उसको बाहर रूम टेम्परेचर में मतलब कहीं पे भी
एक बाउल में रख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे वो आइस मेल्ट हो गई है, ठीक है। फिर उस पानी, जब आइस मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो गई, मीन्स पानी में चेंज हो गई, तो फिर उसके बाद उस पानी को गैस पे गर्म करिए। फिर आप देखेंगे उसमें से भाप निकल रही है, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। अब वो वाटर वेपर जब फिर से ठंडी हो जाएगी तो फिर से वो वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर जो वाटर आप उसको फ्रीज़ कर देंगे तो आइस बन जाएगा। आइस, water and water vapor are all water but are said to be in different states। आइस जो है, वाटर जो है, और जो वाटर वेपर है, मतलब बर्फ़, पानी और भाप, ये तीनों ही पानी है लेकिन अलग अलग स्टेट्स पे कहलाएंगे, ये अलग अलग कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आइस इज़ इन द सॉलिड, वाटर इज़ इन द लिक्विड एंड वाटर वेपर इज़ इन द गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड में है, वाटर जो है लिक्विड में है, और वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट में है। अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो बिहेव सिमिलरली, ऐसी ही और भी सब्सटेंस है जो ऐसी बिहेव करते हैं। दस मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसीलिए मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसके 3 स्टेट होते हैं, जिससे हमें डिफाइन करने में और इजी हो जाता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैसियस। नाउ व्हाट कॉजेज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो कोई कंटिन्यू, आज अगर बर्फ़ है तो कल पानी में चेंज हो जाएगा, पानी है तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, इसलिए कोई कंटिन्यू नहीं है उसका। और जो मैटर है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैटर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। हम मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते, हम माइक्रोस्कोप की वजह से उसको देख सकते हैं, लेकिन अपने इन आम आँखों से हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते। देयर इज सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वहाँ पे अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलकर तो मैटर बनाते हैं, तो ये जो सब मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे बीच बीच में सब स्पेस दी हुई है। The molecules are held together by a force of attraction called intermolecular force or cohesion। मॉलिक्यूल्स जो है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं एक फोर्स की मदद से, एक ताकत की मदद से, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं और कोहेशन भी कहते हैं। ठीक है। It is easy to understand that the greater the cohesion, the smaller is the intermolecular space. That is, the closer are the molecules to each other। ये बहुत ही हमारे लिए समझना आसान है कि जब कोहेशन ज़्यादा होगा, मतलब जब खींचने की पावर ज़्यादा होगी, कि खींचने के पावर को हम कोहेशन कहते हैं, जब कोहेशन की पावर ज़्यादा होगी, खींचने की पावर ज़्यादा होगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो और भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे ये 2 फिंगर्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इनके बीच में कोहेशन जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बीच में स्पेस नहीं बचेगा। इसीलिए जब कोहेशन की पावर ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। जितना ज़्यादा कोहेशन उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड लेस द कोहेशन द ग्रेटर इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट इज़ द फर्दर पार्ट आर द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जितना कम कोहेशन होगा उतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर, अब इसके बीच में अट्रैक्शन पावर जो है बहुत कम है, तो क्या होगा, ये 2 लोग दूर जाएंगे, इनको जैसे मैग्नेट है वो लोहे को अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है? एक फोर्स अट्रैक्ट करती है, तो जिसको मैग्नेटिक पावर कहते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है उसको कोहेशन कहते हैं। अब जब कोहेशन बहुत ज़्यादा कम है तो ये सब दूर दूर जा रहे हैं, तो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जब कोहेशन कम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, और जब कोहेशन ज़्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है।
For any substance, the intermolecular space is minimum in the solid state, larger in the liquid state and the largest in the gaseous state. कोई भी substance जब solid में होता है तो उसमें जो स्पेस होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस, अब ये सॉलिड है, बताइए पेंसिल सॉलिड है, ठीक है। अब पेंसिल सॉलिड होगी, अब इसमें आप इसको अलग तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे खींच के रखे जिसके वजह से मैटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में होता है। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर मोस्टली टाइट हेल्ड इन द सॉलिड स्टेट, लूजली हेल्ड इन द लिक्विड स्टेट and the most loosely held in the gaseous state. The molecules are so loosely held in the gaseous state and they move randomly in the space and they occupy. अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए, दूसरे सेंटेंस में कहा जाए तो सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत टाइटली हेल्ड है, एक दूसरे से बहुत टाइटली चिपके हुए हैं, लूजली, थोड़े से हल्के लिक्विड स्टेट में। इसलिए हम सॉलिड को फेंकते हैं तो वो बह नहीं जाती है, अलग नहीं हो जाती। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिक्विड फ्लो ऐसे डाल देंगे तो लिक्विड फ्लो हो जाएगी क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही वीकली हेल्ड होते हैं। और फिर गैसियस स्टेट में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अगर आप परफ्यूम लगाएंगे तो परफ्यूम आपके पूरे एक कमरे में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और इसका रीज़न यही है कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाती है। और गैस के मॉलिक्यूल्स इतने लूजली हेल्ड होते हैं इसीलिए वो कहीं पे भी जा सकते हैं और वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, पूरा एक रूम का स्पेस घेर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद with the help of these facts we can explain the important properties of solid, liquid and gas। इन सब फैक्ट से कि कोहेरेंस ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, इन सब फैक्ट से हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं।